ओके, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। गाइस, पिछले दो वीडियोस में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर के 3.2 के दो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए थे। सबसे पहले तो हम लोगों ने हमने सीख लिया था कि अगर कभी भी दो एक पेयर गिवन हो लीनियर इक्वेशन का, तो उनमें हम कैसे पता कर सकते हैं कि उनके जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। फिर दूसरा, हमने दो इक्वेशन को सॉल्व करने के चार मेथड के बारे में पढ़ा था। उसमें से हमने एक मेथड को अच्छे से हमने समझ लिया था, पहला था हमारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है गाइस, अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले दूसरे मेथड की तरफ बेटा अब हम समझेंगे, उसको डिटेल में देखेंगे। दूसरे मेथड का नाम है सब्सटीट्यूशन मेथड। उस सब्सटीट्यूशन मेथड को बच्चे हम यहां पर आज समझने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, आज हम एनसीईआरटी का 3.3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने सीखना है बच्चे सब्सटीट्यूशन मेथड के बारे में। बच्चे, सब्सटीट्यूशन मेथड, हिंदी में इस मेथड को बोला जाता है, हिंदी में नाम दिया जाता है प्रतिस्थापन विधि। अजी, चार मेथड बताए थे ना बेटा। सबसे पहले मेथड का नाम क्या था? सबसे पहले मेथड का नाम था ग्राफिकल मेथड। दूसरा आता है हमारा सब्सटीट्यूशन मेथड। तीसरे मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। चौथे मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक एक करके बच्चे हमने इन सबको कवर करना है। तो आज के इस वीडियो में बच्चे मैं आप लोगों के साथ सब्सटीट्यूशन मेथड डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? सब्सटीट्यूट कर देना, प्रतिस्थापित कर देना। हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल होता है x और एक वेरिएबल होता है y। तो हमने करना क्या है, दो इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करके उसमें से या तो x या तो y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करना है। अगर बात समझ में नहीं आई है बेटा तो टेंशन वाले कोई बात नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं बेटा। मान लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड एंड बोला गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बोला गया इनको सॉल्व करो। सॉल्व सॉल्व करने का मतलब हल करो। हल करने का मतलब हमें x और y का मान ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो कैसे फाइंड किया जाएगा? तो बच्चे अब तरीका समझिएगा। जब भी कभी हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होती हैं, देखो एक तरीका तो हमने सीख लिया ग्राफिकल मेथड। या तो आप इन दोनों इक्वेशन के ग्राफ बना लो, जहां पर भी दोनों लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहां पर देख लेना है एक्स कितना है, वाई कितना है, वही हमारा आंसर होता है। लेकिन बेटा हम हर क्वेश्चन में ग्राफ थोड़ी बनाते रहेंगे। और आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी, कुछ क्वेश्चन में ग्राफ बनाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तो हर क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चे फिर कैसे करेंगे? तो वहां पे इस सिचुएशन में हम सब्सटीट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तरीका क्या है बच्चे? देखिए, दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसे आप इक्वेशन 1 नाम दे दो और इससे आप इक्वेशन 2 नाम दे दो। आप इनको कुछ भी नाम दे सकते हैं, इक्वेशन ए बी सी, कुछ भी आप इनको नाम दे सकते हैं। मैंने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम दे दिया। जैसे ये हमारी पहली इक्वेशन है ना बच्चे, तो इसको हमने नाम दिया है इक्वेशन 1। और ऐसी बच्चे ये हमारे लिए क्या है? दिस इज इक्वेशन 2। अब करना क्या है, किसी भी एक इक्वेशन को चूज करो, आपकी मर्जी है। या तो लेफ्ट वाली को चूज कर लो, ठीक है, आपकी मर्जी। या तो आप राइट वाले को चूज करो। बताओ किसको चूज करें? चलो एक काम करते हैं, लेफ्ट वाले को चूज कर लेते हैं यार, ठीक है। लेफ्ट वाली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। x प्लस वाई इक्वल टू 5। जब आपने किसी एक इक्वेशन को चूज कर लिया बच्चे, देखो जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे ध्यान से समझना, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब चीजें आती होंगी, ठीक है। बाकी ये जो वीडियो में बना रही हूँ उन बच्चों को ध्यान में रख के बना रहा हूँ जो पहली बार इस चीज को पढ़ रहे होंगे। ओके, तो देखिए करना क्या है, हमने लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन को चूज कर लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये इक्वेशन 1 से लिया बेटा मैंने, ठीक है। अब आपने करना क्या है, या तो x की वैल्यू निकाल देनी है या y की वैल्यू निकाल देनी है। या तो x की वैल्यू निकालनी है y के टर्म्स में या y की वैल्यू निकालनी है x के टर्म्स में। इसका क्या मतलब है? जैसे बेटा मैं आपसे बोलता हूं, x को यहीं रहने दो और y को दूसरी तरफ भेज दो, तो बताओ 5 माइनस क्या बन जाएगा? y बन जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 5 माइनस वाई। तो गाइस ये x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y। जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली, आप चाहो तो y की वैल्यू भी लिख सकते हो। क्या? 5 माइनस में x, वो आपकी मर्जी है भाई, ठीक है। चलो मैं x की वैल्यू लिख रहा हूं। x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू है 5 माइनस वाई। अब जरा समझिएगा, इस x की वैल्यू को मैंने फाइंड किया कहां से?
मैंने फाइंड किया इसको बाय इक्वेशन 1। तो इस x की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 से निकाला है, तो आप एक काम कीजिए, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। अगर आपने x की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली है, ठीक है, तो उसको फिर आपने इक्वेशन 2 में पुट कर देना है। तो लिख लीजिए यहां पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 है क्या, उसको दोबारा लिखो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, इस x की जगह बच्चे हम क्या पुट कर सकते हैं, इस x की जगह हम पुट कर सकते हैं 5 माइनस वाई माइनस का y इक्वल टू में 1। ये बात ठीक है बच्चे, जहां पर भी x था उस x की जगह बच्चे मैंने क्या पुट कर दिया, 5 माइनस वाई। अब देखिएगा उसके बाद 5 माइनस ये y और ये माइनस का y क्या बन जाएगा बच्चे, माइनस का 2y इक्वल टू में हो जाएगा 1, माइनस का 2y 1। इस 5 को उठा के राइट साइड में ले आओ, तो माइनस का 5 हो जाएगा। ये बात ठीक है बच्चे, देखो अब यहां से सिंपल है, जैसे हम करते हैं सॉल्व इक्वेशन, तो माइनस 2y और 1 में से 5 माइनस करेंगे बच्चे क्या बनेगा, -4, ठीक है। और देखो y निकालने के लिए इस -4 के अपॉन में आ जाएगा बेटा कितना, -2, और इसको सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, हमारे y की वैल्यू आ जाएगी 2। क्या आप इस बात को समझ पाए बच्चे, मैंने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकालकर उसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए नाम भी क्या रख दिया गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अब देखिए हमने हमने y की वैल्यू तो निकाल दी, नाउ x किसके इक्वल था, हाँ जी बच्चे x किसके इक्वल था, x इक्वल टू था कितना 5 माइनस वाई। तो y की जगह बच्चे आप 2 पुट कर दीजिए, जो आपने अभी निकाला है, अभी निकाला बेटा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x की वैल्यू आ जाएगी 3। समझ में आई बच्चों बात, हमारे x की वैल्यू आ गई 3। तो बच्चे हमारा आंसर आ चुका है, x है 3 एंड y है 2, ये हमारा आंसर है बेटा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, जिसको समझ में आ गई तो मैं उनको दोबारा थोड़े और अच्छे क्वेश्चन से समझाना चाहूंगा बेटा। मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू -1 इक्वल टू 4, ओके। और ये हमें दिया गया बच्चे, बोला गया सॉल्व करने का मतलब क्या, वही फिर से हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, तो बच्चे फिर से बेटा तरीका वही सेम रहेगा यार, कुछ तरीका अलग नहीं है हमारा। आपने करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन में से पहले तो इनको नाम दे दो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, ये मेरे लिए होगी इक्वेशन 1, एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू 4 है, ये मेरे लिए होगी इक्वेशन 2। तो करना क्या बच्चे, आपने इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है गाइस, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को बेटा आप सेलेक्ट करेंगे, तो बताइए 1 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और 2 को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है भाई, आपकी इच्छा है बेटा वो, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 को सेलेक्ट कर रहा हूं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। अब बताओ x की वैल्यू निकाल लूं या y की वैल्यू निकालूं, पिछले क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो एक काम करते हैं इस बार y की वैल्यू निकाल देते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस y को भी दे देते हैं, वरना y बुरा मान जाएगा। तो ओके, तो 3y को यहीं रहने दो, और ये जो 2x है बच्चे, ये जो 2x है इसको राइट साइड में भेज दो, तो क्या बन जाएगा 7 माइनस में 2x। ये बात ठीक है गाइस, इतना ठीक है ना, ये जो 2x है इसको उठा के भाई हम लोगों ने राइट साइड में भेज दिया। तो अब देखो उसके बाद ये 3y की वैल्यू है, मुझे 3y की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे y चाहिए, y। तो y निकालने के लिए क्या करना है, इस y को भी यहीं रहने दो, और जो राइट साइड में 7 माइनस 2x है ना बच्चे, उसके अपॉन में आ जाएगा 3। बोलो बच्चे ये वाली बात आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए। ये जो सबसे पहला काम मैंने क्या किया, मैंने इस 2x को राइट में ट्रांसपोज कर दिया, तो वहां जाके नेगेटिव आ गया। उसके नेक्स्ट स्टेप में बच्चे मैंने इस 3y में से बेटा 3 को उठा के इसको राइट साइड में भेज दिया, और 7 माइनस 2x के अपॉन में 3 आ गया बच्चे। ये बात ठीक है बच्चों। अब देखिए y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, बट ये y की वैल्यू अभी इन टर्म्स ऑफ x है, हमें y की वैल्यू कोई एग्जैक्ट नंबर में चाहिए, और अभी तो ये x के टर्म्स में है। देखो इस y की वैल्यू में अभी भी क्या है, x है। तो अब करना क्या है, तरीका क्या होगा, ये y आपने कहां से निकाला, कौन सी इक्वेशन से निकाला, 1 से निकाला या 2 से निकाला, आपने इक्वेशन 1 से निकाला। तो एक काम कीजिए, इस इक्वेशन 1 से जो आपने y निकाला है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो बेटा, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर दो। नाउ पुटिंग द वैल्यू
ऑफ y इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 क्या है मेरे बच्चे? इक्वेशन 2 थी 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। ओके, अब देखिए हमारे पास वैल्यू x की है या y की है? हमारे पास y की वैल्यू है। किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में। हमारे पास y का मान है x के पदों में, तो पुट कर दो भैया 2 इस y की जगह, इस y की जगह क्या लिख देंगे? 7 माइनस 2x के अपॉन में 3 ब्रैकेट क्लोज। देखो ब्रैकेट का तमीज से इस्तेमाल करना भैया, ठीक है। y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया है, इस y की जगह बच्चे मैंने इस पूरे को लिख दिया है, और राइट साइड में 4 चलता रहेगा। इतना ठीक है। उसके बाद आप जरा सोचिए इस 3x के अपॉन में क्या होगा? 1 होगा। ओके, देखो एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा यार, इस 1 का, और देखो अब यहाँ पे सिंपलीफिकेशन का काम है। 1 और 3 का एलसीएम लूंगा बेटा तो क्या आएगा? 3 आएगा, राइट। इस 3 की मल्टीप्लाई इस 3 से हो जाएगी, क्या बनेगा? 3 3 जा 9x माइनस में, और इस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ 2 से होगी बेटा, 2 ही रहना उसने, तो 2 इंटू में 7 माइनस में 2x इक्वल टू में 4। देन उसके नेक्स्ट स्टेप में 9x ऐसे ही रहेगा, 2 इंटू 7, बताओ भाई क्या आएगा? 14 आ जाएगा। फिर माइनस 2 इंटू माइनस 2x, तो ये बताइए बच्चे क्या ये हमारा प्लस का 4x बन जाएगा? ठीक है, पहले हमने 2 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करी बच्चे, तो हमारा जो आंसर है वो माइनस 14 बना। फिर माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 2x से करी तो प्लस का 4x बन गया। देन ये जो डिनोमिनेटर में 3 है बेटा, इसको राइट साइड में भेज देंगे बच्चे, तो कितना बन जाएगा? इक्वल टू 12 हो जाएगा। ओके, देन 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 ये 9x और ये प्लस का 4x कितना बनेगा? 13x। ओके, राइट साइड में 12 चल ही रहा था, और साथ साथ ये माइनस का 14 भी जब राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा। ये बात ठीक है? ओके, नाउ 13x इक्वल टू में 26 हो जाएगा, और 13 से 26 कैंसिल करेंगे बच्चे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो बताओ बच्चे, x की वैल्यू आ गई 2। गाइस हमने x की वैल्यू निकाल दी है। ओके, अब ये x की वैल्यू जो निकली है इसे आप या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लो, या तो इक्वेशन 2 में पुट कर लो, या फिर ये जो आपने y की वैल्यू निकाली थी बेटा ये इसमें पुट कर लो। आपकी मर्जी भाई, जहां तुम चाहो वहां पर तुम इस x की वैल्यू को पुट कर सकते हो। तो ना y था किसके इक्वल भाई? y इक्वल टू था, बच्चे 7 माइनस 2x के अपॉन में 3, 7 माइनस में 2x के अपॉन में 3। ठीक है, तो देखिए 7 माइनस 2, और इस x की जगह कितना आ जाएगा? x की जगह आ जाएगा 2 अपॉन में 3। ठीक है, तो 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इट विल बी 3 अपॉन 3, दैट विल बी 1, और हमारे y का मान आ गया 1, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई बच्चे 1। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, भाई। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस y इक्वल टू 2। बोला गया सॉल्व, भाई सॉल्व करो। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले तो जो दो इक्वेशन दे रखी हैं इन्हें नाम देंगे। एक को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, और जो 3x माइनस वाई है इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ओके, आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इनको नाम दे सकते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को चूज करो। भाई इक्वेशन 1 को भी चूज कर सकते हो, इक्वेशन 2 को भी चूज कर सकते हो। चलो 2 बार से मैं लगातार इक्वेशन 1 को चूज कर रहा हूं, इस बार इक्वेशन 2 को चूज करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या है? नाउ 3x माइनस वाई जो था बेटा वो 2 के इक्वल था। ओके, ये 2 के इक्वल है। बताइए अब आप यहां से किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो? x की वैल्यू निकालना चाहते हो या y की वैल्यू निकालना चाहते हो? आपकी मर्जी भाई, जो तुम बोलोगे उस वैल्यू को निकालेंगे भाई हम। चलो इस बार y की निकाल लेते हैं, माइनस वाई यहीं रहेगा, 2 को राइट साइड में रहने दो। बट ये जो 3x था इस 3x को उठा के राइट साइड में ले आओ, तो क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा माइनस का 3x। पर मुझे ना माइनस वाई नहीं चाहिए, मुझे y चाहिए। तो y लाने के लिए भाई क्या करेंगे? y का तो ही रहने देंगे। राइट साइड में जो 2 माइनस 3x था उस तरफ में हमने माइनस को ट्रांसफर कर दिया। ओके, ठीक है बच्चे, जो माइनस वाई है
यहाँ पे माइनस को तो यही रहने दिया, सॉरी इस माइनस को उठा के बेटा हमने राइट साइड में ट्रांसफर कर दिया। राइट साइड में जाके देखो क्या हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई जब हम ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो माइनस का 2 बनेगा और साथ में प्लस का 3x बनेगा। ये बात ठीक है बच्चे, y इक्वल टू -2 प्लस का 3x। तो बताओ बेटा y की वैल्यू निकल गई। अब जरा सोचो इस y की वैल्यू को जो आपने निकाला है ये कहां से निकाला है, इक्वेशन 1 से निकाला है या 2 से निकाला है, कहां से फाइंड किया आपने इसको, आपने इसे फाइंड किया है इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो जो अगर इक्वेशन 2 से आप x या y की वैल्यू निकाल रहे हो तो आपने उस x और y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में दोबारा पुट नहीं करना, उसे अब आप इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। यानी कि वैल्यू अगर तुम 1 से निकाल रहे हो तो उसे 2 में पुट करना है, और अगर 2 से निकाल रहे हो तो उसे 1 में पुट करना है। ठीक है, अगर सेम इक्वेशन में से निकाल के उसी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आंसर नहीं आएगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे जो है हम y की वैल्यू निकाल चुके हैं इक्वेशन 2 से। नाउ इस y की वैल्यू को पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, putting the value of y in equation 1, and what is equation 1, equation 1 है भाई हमारी 2x plus 5y equal to 7, 2x plus 5y equal to 7, राइट। अब देखो हमारे पास x की वैल्यू नहीं है, हमारे पास वैल्यू किस चीज की है, हमारे पास वैल्यू है y की। तो 2x plus 5 और y की जगह -2 प्लस 3x इक्वल टू 7, तो 2x 5 इंटू -2 क्या बनेगा, माइनस का 10, 5 इंटू 3 करेंगे 15 इक्वल टू में 7। नाउ 2x प्लस 15x इट विल बी 17x, माइनस का जो 10 है उसको राइट साइड में भेज देंगे बेटा, तो 7 प्लस 10 तो 17x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 17। ठीक है, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी 1, x1 आ गया। ठीक है, नाउ ये जो x हमने निकाल दिया है बेटा, इस x की वैल्यू को अब आप चाहो तो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, दोनों में से कहीं भी पुट करके आप यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आओ जी करते हैं। हमारे y की वैल्यू थी -2 प्लस का 3x, हमारे y की वैल्यू थी -2 प्लस 3x, सो -2 प्लस 3x की जगह 1, -2 प्लस 3 और y की वैल्यू क्या आ गई। ओके गाइस, तो हमने x भी फाइंड कर लिया है और हमने y भी फाइंड कर लिया है। तो मैं मान के चल रहा हूं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आया है या नहीं आया है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना मेरे बच्चों। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा ना आपके साथ में एनसीईआरटी डिस्कस करता हूं बच्चे। ठीक है, एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं एक बार थोड़ी देर के लिए। चलिए बच्चे, हमने ये एनसीईआरटी खोल ली है और एनसीईआरटी के हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 हमने ओपन कर लिया है और इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसे आप खुद से कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है ना, बस x और y की जगह s एंड t यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन तो आपकी है ही, s माइनस टी इक्वल टू 3। दूसरी क्वेश्चन जो नीचे वाली बड़ा इक्वेशन है उसमें ना आप एक काम करना, उसमें पहले एलसीएम ले लीजिए बच्चे। एलसीएम लेंगे तो देखो क्या बनेगा, एलसीएम लेंगे तो बनेगा 2s प्लस 3t अपॉन में 6 इक्वल टू 6, एंड ये बन जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो आपसे क्वेश्चन आगे हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। ओके बच्चे, इस क्वेश्चन का आप खुद करना। इस वाले क्वेश्चन में बच्चे दिमाग लगाना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डरने वाले कोई बात नहीं होगी, ये भी इजी है बच्चे। ठीक है, इसमें आंसर आपका आई थिंक 0 0 आएगा, तो ट्राई करना इसको आप। बाकी इसमें देखो यहाँ पर भी एलसीएम लिया जाएगा और यहाँ पर भी एलसीएम लिया जाएगा। देखो एक एलसीएम लेके देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ऊपर वाले में बनेगा 3 3 या 9x माइनस 10y, और अपॉन का जो 6 होगा वो राइट साइड में जाके क्या बनेगा माइनस का 12। ऐसे ही नीचे बड़ा इन दोनों में जब आप एलसीएम लेंगे तो 2 इंटू एक्स, फिर ऐसे 3 इंटू वाई, और जो 3 इंटू 2 6 जो है बेटा राइट साइड में 13/6 है, तो देखो 6 से 6 कट जाएगा और हमारे पास बचेगा कितना 2x प्लस 3y इक्वल टू में 13। तो दो इक्वेशन तुम्हारे पास हैं। इस क्वेश्चन के बड़ा सारे पार्ट आप लोग ट्राई करना, ठीक है, आपसे हो जाएंगे बच्चे।
जो ना हो, जौन सा क्वेश्चन नहीं होगा उसका कमेंट कीजिए बच्चे, मैं उसको फिर बताऊंगा, उसके अलग से, उसके लिए बड़ा एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। बाकी यार ऑनलाइन नेट पे बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, बहुत सारी पीडीएफ फाइल अवेलेबल है, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स में इनके सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो किसी स्पेसिफिक पार्ट में अगर आप दिक्कत बेटा अगर आपको आती है तो आप वहां से भी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। मेन मेरा काम था कॉन्सेप्ट समझाना, वो बेटा मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 2, क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया, सॉल्व दिस एंड दिस, hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। गाइस ये आपकी एनसीईआरटी 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए इसको करते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। आपकी एनसीईआरटी 3.3 से बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 समथिंग कुछ हमें एक क्वेश्चन गिवन है, और दूसरी क्वेश्चन गिवन है 2x माइनस 4y इक्वल टू में 2x माइनस 4y इक्वल टू में माइनस का 24। ये हमें दूसरी क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहले ये काम करते हैं, तो काम करते हैं, ये होगी हमारी इक्वेशन 1 और ये होगी हमारी इक्वेशन 2, ओके। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 देखो जो 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, यहां से 2x की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस में 3y। मैं x की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो x को ये रहने दिया, और 11 माइनस 3y के अपॉन में 2, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को बच्चे मैं पुट करूंगा इन इक्वेशन 2, तो लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल टू में माइनस का 24, ओके। तो गाइस अब यहां पे करना क्या है, इस x की वैल्यू पुट करनी है, तो 2x की जगह क्या है बच्चे, x की जगह 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ओके। 2 लिख दिया, x लिख दिया, आगे था माइनस का 4y और राइट साइड में माइनस का 24। तो आप देख सकते हैं इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस का 4y इक्वल टू में माइनस 24, ठीक है। तो बनेगा 11 माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 24, और माइनस 7y की वैल्यू यहीं रहेगी माइनस 24, और इस 11 को उठा के राइट साइड में भेज देंगे, तो माइनस 7y इक्वल टू में माइनस का 35 आ जाएगा, और इस 7 से 35 कैंसिल करेंगे बच्चे, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो y आ गया, ठीक है, y आ चुका है। नाउ ये जो y निकला उसे इस x में पुट कर देते हैं, आपकी मर्जी है, आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी बेटा वो, ठीक है। तो नाउ जो हमारा x था बच्चे, x की वैल्यू 11 माइनस 3y के अपॉन में 2, 11 माइनस 3y के अपॉन में 2, ठीक है। तो 11 माइनस 3y की जगह 5, तो आप देख सकते हैं 11 में से माइनस करेंगे 15, तो माइनस का 4 बनेगा, उस माइनस 4 को बेटा आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो x आ गया -2 और y आ गया 5, राइट। x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब इस क्वेश्चन में आगे इन्होंने क्या बोला था, आगे बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। y जो है वो किसके इक्वल हो, mx प्लस 3 के इक्वल हो। तो नाउ y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो y की वैल्यू इज 5, m मुझे मालूम नहीं है, x की वैल्यू इज -2, 3, तो ये बन जाएगा 5, 3 को लेफ्ट में ले आओ तो माइनस का 3 इक्वल टू -2m, और 2 इक्वल टू -2m, और m की वैल्यू आ जाएगी बच्चे हमारी -1। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, बोलो बच्चे। अजी तो चलते हैं आगे फिर। ओके नाउ अब हम चलते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की तरफ। अब बच्चे अब क्या होगा ना, अब हमें कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस गिवन होंगे, इन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को बेटा हम लोगों ने पढ़ना है और उनसे हम लोगों को खुद इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी होती है, ठीक है। तो ये काम चला करेगा, पहले इक्वेशन पढ़ के हम लोगों ने, पहले इक्वेशन पढ़ के हम लोगों ने पहले स्टेटमेंट को पढ़ के हम लोगों ने इक्वेशन बनानी है, बाद में उन इक्वेशंस को
सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो जनरली आपसे क्वेश्चन में ना ऐसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके इनके सभी पार्ट्स की ना इक्वेशन बनवा रहा हूं, सॉल्व करने का काम आप लोग खुद करेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए बड़ा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले बच्चे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन क्या था बच्चे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं है यार, क्वेश्चन नंबर क्या था, मैं गलत पढ़ रहा हूँ। हाँ तो 3 है, ओके गाइस, मैंने एक मिस्टेक कर दी है, फिर ये आपका क्वेश्चन 3 नहीं था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, ओके। तो चलिए बड़ा देखते हैं अब, ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, जरा पढ़ते हैं। कहा गया द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, ओके। किसी दो नंबर्स की बात कर रहा है, पता नहीं वो दो नंबर क्या है, मुझे नहीं मालूम भाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर्स। उन दो नंबर्स को बच्चे हम एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर्स, एक नंबर एक्स हो गया, दूसरा नंबर वाई हो गया। फिर क्या बोलता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। गाइस डिफरेंस की बात कर रहा है, डिफरेंस समझते हैं आप लोग, डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से माइनस कर दो छोटे को। मैं बोलता हूं कि मेरी एज है 20 और मेरे भाई की एज है 16, तो बताओ मेरी एज में और मेरे भाई की एज में डिफरेंस कितने का, तो आप बोलेंगे 4 का। तो क्या किया, बड़े में से माइनस किया छोटे को। तो यहां पर आप एज्यूम करके चल लीजिए कि जो एक्स और वाई में एक्स बड़ा नंबर है और वाई छोटा नंबर है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बड़े में से माइनस कर दूं छोटे को, तो उनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। बड़े में से माइनस कर दिया छोटे को, तो उनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा। और डिफरेंस कितना बेटा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, राइट, ओके। ये बन गई एक इक्वेशन। चलते हैं आगे, फिर क्या बोलता है, वन नंबर इज द 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर। जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 3 गुना है। 3 गुना समझते हैं, 3 टाइम्स। जैसे अगर मैं बोलूं एक नंबर 5 है तो दूसरा क्या होगा 15, एक 10 है तो दूसरा क्या होगा 30, तो क्या दोनों इक्वल होंगे, नहीं। जो छोटा नंबर होगा उसकी मल्टीप्लाई 3 से करनी पड़ेगी, सही बात है। तो देखो x में और y में बड़ा नंबर कौन है, स्टार्टिंग में क्या मान लिया था आप लोगों ने कि x बड़ा है y छोटा है, और क्या बोला गया, वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, यानी कि बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 गुना है। तो एक काम करो, छोटे नंबर की मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो बड़े के बराबर आ जाएगा। तो यहां से बच्चे x माइनस 3y इक्वल टू 0, ये आपकी दूसरी क्वेश्चन आ गई, ठीक है। आप देखो सिंपल क्वेश्चन है, ये आपकी क्वेश्चन 1 है, ये आपकी क्वेश्चन 2 है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार। 3y को आपने यहां पुट कर देना, आपका आंसर आ जाना है, ठीक है, हो जाएगा आप लोगों से। चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, इसके सेकंड पार्ट में चलते हैं बेटा। क्या बोला गया सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में कहता है, सेकंड पार्ट में कहता है बच्चे कि the larger of two supplementary angle exceed the smaller by 18। बस इतनी सी बात बोल दी, अब बोल दिया फाइंड द नंबर्स। देखो एंगल्स की बात कर रहे हैं, एंगल आपने कई प्रकार के पढ़ रखे होंगे। दो स्पेशल एंगल थे, एक था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक था सप्लीमेंट्री एंगल। आइए बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हिंदी में बोला जाता है पूरक कोण, पूरक कोण, ठीक है। ऐसे एंगल जिन्हें प्लस करके कितना आता है 90, वो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक होते हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं, आज बच्चे हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। संपूरक किसे बोला जाता है संपूरक, ऐसे एंगल जिन्हें ऐड करके क्या आता है बेटा 180 आता है, उन्हें सप्लीमेंट्री बोला जाता है। तो यहां पे दो एंगल की बात कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम कि वो दो एंगल क्या है, तो लेट कर लेते हैं, लेट एक्स एंड वाई बी द एंगल्स, रिक्वायर्ड एंगल्स, ओके। जो दो एंगल मुझे फाइंड करने हैं उसमें से एक एंगल x है और एक एंगल y है। और क्योंकि इसने खुद बड़े ही चुपचाप से बोला क्या कि सप्लीमेंट्री एंगल है, और ये सुनते ही तुम समझ गए, अपने आप समझ गए बेटा, क्या समझ गए कि पक्का इन दोनों एंगल को जोड़ के कितना आता होगा, ऐड करके कितना आता होगा 180 आता होगा। क्यों बेटा, क्योंकि सप्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री में उन एंगल का समेशन 180 होता है। फिर क्या बोलता है, द लार्जर, जरा अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनते हैं एक बार फिर से, द लार्जर ऑफ द टू एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। जो बड़ा एंगल है ना
वो छोटे एंगल से कितना ज्यादा है? 18। एक्सीड वाली बात पहले भी आई थी, फिर से आ रही है, दोबारा बताता हूं। मैं अगर बोलूं कि राम है और श्याम है, ठीक है जी, राम श्याम को बोलता है कि मेरे पास जो पैसे हैं तेरे से ज्यादा है, राम के पास जो मनी है वो श्याम से कितना, वो श्याम से ज्यादा है, ठीक है। एंड राम बोलता है आई एम एक्सीडिंग यू बाय 50 रुपीज। या इसका क्या मतलब, राम के पास 50 रुपए ज्यादा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं राम के पास है 150 रुपए और श्याम के पास है 100 रुपए, बताइए कौन एक्सीड कर रहा है? राम एक्सीड कर रहा है किसको? श्याम को। कितने से? बाय हाउ मच? आप बोलेंगे 50 से। समझ में आ रही बात? तो जब भी एक्सीड की बात करता है तो यानी कि एक नंबर बड़ा है और एक नंबर छोटा है और उनके बीच का डिफरेंस है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? इस क्वेश्चन में बोला गया था बच्चे कि जो लार्जर एंगल है, मान लेते हैं एक्स बड़ा एंगल है, मान लेते हैं कि एक्स बड़ा एंगल है और वाई छोटा एंगल है, और क्या बोला गया? द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, जो दो सप्लीमेंट्री एंगल उसमें से जो बड़ा वाला है वो एक्सीड करता है किसको? स्मॉलर को। बाय कितने से? बाय 18। यानी कि बड़े में से अगर छोटे को घटा दूं तो उनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा कितने का? 18 का गाइस। और ये दो इक्वेशन हमारी बन चुकी हैं, इन्हें बेटा आप लोगों ने सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा बच्चे, आपके एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी बच्चे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट ये तो यार सिंपल सा है, तो इसके जैसा क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में कर रखा है। बैट बॉल वाला क्वेश्चन आ गया। आज बच्चे बैट बॉल वाला क्वेश्चन आ गया। क्या बोला गया? कह रहा भाई कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट, ओके, एंड 6 बॉल्स, 7 बैट एंड 6 बॉल्स, कितने रुपए में? 3800 रुपए पे करने पड़ रहे हैं भाई, ठीक है। लेटर शी बाइज 3 बैट्स, 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। 1750 रुपए में बेटा उसने बाकी 3 बैट और 5 बॉल परचेज करी हैं। तो गाइस अब हमें बोला गया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ईच बैट एंड ईच बॉल। तो भैया कॉस्ट फाइंड करनी है, मुझे नहीं मालूम बैट कितने रुपए में बना है, मुझे नहीं मालूम बॉल कितने की बनी है भैया, यानी हमने कितने में परचेज करी है। ओके, तो एक काम कर लेते हैं, लेट एक्स रुपीज एक्स एंड रुपीज वाई बी द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल रिस्पेक्टिवली। एक बैट की कीमत एक्स रुपए, एक बॉल की कीमत वाई रुपए, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो अब जरा इस कंडीशन को देखना, 7 बैट खरीदे, एक बैट एक्स रुपए का तो 7x हो गए, 6 बॉल खरीदी, एक बॉल वाई रुपए की तो 6y हो गई, टोटल कितना खर्चा हो गया? 7x प्लस 6y, और वो खर्चा है किसके इक्वल? 3800 के इक्वल। एंड इसी प्रकार से 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल तो किसके बराबर? 1750 रुपए के। इन दो इक्वेशन को बेटा अब आप लोगों ने सॉल्व करने का कार्य खुद से करना है, ठीक है जी, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं बेटा इस चीज को मैं, चलेगा। अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे, परेशान करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े 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 लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं जो बच्चों को डराते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। आज बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा ध्यान से। बोला गया द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओहो, दोबारा पढ़िएगा लाइन को मित्रों, दोबारा पढ़िएगा। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। मतलब ये कि भैया टैक्सी चलाना स्टार्ट किया हमारे किसी भाई ने, ठीक है जी, और टैक्सी चलाने के लिए बंदे ने देखो कंडीशन रख दी है कि मेरी टैक्सी में तुम जैसी बैठोगे ना, सुना ध्यान से, एग्जाम्पल सुनना, मुझसे बोला गया कि मेरी टैक्सी में तुम जैसी बैठोगे तो गाइस होगा क्या, आपको ना 10 रुपए तो देने ही पड़ेंगे भाई, ठीक है जी, चाहे अब आप 1 किलोमीटर जाओ या 2 किलोमीटर जाओ, 10 रुपए तो लूंगा ही लूंगा आपसे, ठीक है जी। मेरी टैक्सी में फैसिलिटीज कुछ ज्यादा ही है, एसी भी चल रहा है, वाईफाई भी चल रहा है, ठीक है जी, टैब वगैरह लगाकर भैया मैंने तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए पूरा काम भी करके 10 रुपए तो लूंगा ही, ऊपर से जितना एक्स्ट्रा जितनी डिस्टेंस में कवर कर रहा हूं उसके चार्जेस भी आपसे लूंगा, ठीक है जी। यानी कि 10 रुपए क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है जी, और बाकी अलग से मैं आपसे पर किलोमीटर का लूंगा 5 रुपए। भाई कोई टैक्सी वाला बोल रहा है कि मेरी टैक्सी में बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं आपको, ठीक है,
तो 10 रुपए तो जैसे तुम बैठ जाओगे मैं 10 रुपए तुमसे ले लूंगा, ठीक है, और अलग से जितनी डिस्टेंस कवर करोगे तो उसके मैं अलग से तुमसे 5 रुपए पर किलोमीटर की लूंगा। अब जरा सुनना, मान लो मैं उस भाई साहब की टैक्सी में बैठा, ठीक है, और मैंने कितनी डिस्टेंस चली बेटा, 10 किलोमीटर। मैंने 10 किलोमीटर की दूरी उसकी टैक्सी में कवर किया बेटा, 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर किया। तो सोचो 1 किलोमीटर के 5 रुपए लग रहे थे, तो 10 किलोमीटर के कितने रुपए लगेंगे, 10 × 5 यानी कितने रुपए लग गए बेटा, 50 रुपए लग गए। लेकिन अलग से उसने वो वाईफाई, वो फैसिलिटी, टैब वगैरह की फैसिलिटी के लिए उसने अलग से मुझे 10 रुपए ले लिए, यानी कि मैंने कुल मिला के कितना पे किया, 60 रुपए पे किया। तो यहां पर आप एक चीज देखेंगे, एक किराया एकदम फिक्स है और एक किराया डिस्टेंस के हिसाब से है। अगर मैं बोलूं कि 20 किलोमीटर की डिस्टेंस में कवर किया बेटा, तो 20 किलोमीटर 5 रुपए के हिसाब से बेटा 100 रुपए का हो गया, प्लस 10 रुपए तो देने ही थे, वो तो देने ही देने हैं, चाहे मैं 1 किलोमीटर जाऊं या 1000 किलोमीटर जाऊं। तो यानी कि मेरे को कुल मिला के कितना पे करना पड़ा बेटा, 110 रुपए पे करना पड़ा। तो इस क्वेश्चन में भी बेटा कुछ कुछ ना ऐसी बात बोली गई है बच्चे, इस क्वेश्चन में भी कुछ कुछ ऐसी बात बोली गई है बेटा। क्या बात बोली गई, जरा उसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे बेटा क्वेश्चन को आप, ठीक है। देखते हैं क्या बोला गया। बोला गया है कि द टैक्सी चार्जेस, the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. Okay fine, तो यानी एक चार्ज तो फिक्स है, जैसे मैंने अभी 10 रुपए का फिक्स लिया था, तो यहां पे एक काम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है, जो हमारा फिक्स्ड चार्ज है बेटा वो कितना है, वो x रुपए है, ठीक है जी, वो x रुपए देना ही है, ठीक है। और पर किलोमीटर का भी तो अलग से ले रहा हूँ ना बेटा मैं, पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर का चार्ज कितना, उसको मान लेते हैं y रुपए मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर मैं अगर 1 किलोमीटर जाता हूं तो y रुपए दूंगा, 2 किलोमीटर के 2y, 3 किलोमीटर के 3y, 4 किलोमीटर के 4y, मल्टीप्लाई करते रहेंगे ऐसे बेटा हम, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105। एक बंदे ने 10 किलोमीटर की दूरी तय करी और उसने कितना पे किया, 105 रुपए। फिर क्या बोलता है, एंड, और फिर बोला गया बेटा कि एंड जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155, ठीक है। 15 किलोमीटर की कोई जर्नी थी, 15 किलोमीटर की कोई जर्नी थी, उस जर्नी के हमने कितने पे किए, 155 रुपए, 155 रुपीज पे किए, ठीक है। नाउ व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, हमसे ये पूछा गया है फिक्स्ड चार्ज कितना है और पर किलोमीटर का चार्ज कितना, ये चीज हमसे पूछी गई है। फिर बाद में और क्या बोला गया, हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ठीक है। ये भी 25 किलोमीटर अगर हम दूरी तय करें तो हमको कितना पे करना पड़ेगा, ये भी हमसे पूछा गया है। तो एक काम करते हैं, देखो जब मैं 10 किलोमीटर जाऊंगा तो देखो जैसे ही मैं टैक्सी में बैठूंगा 100 रुपए तो पक्का लग जाएंगे भाई, वो तो देने ही है, वो फिक्स किराया भैया, वो उसके एसी का, वो उसकी वाईफाई का, वो उसके टैब वगैरह फैसिलिटी का, ठीक है जी, उसकी टैक्सी की कंफर्ट का 100 रुपए भैया हम उसको दे ही रहे हैं। लेकिन अलग से 1 किलोमीटर के वाई रुपए लगते हैं बेटा, 1 किलोमीटर के वाई रुपए लग रहे हैं, और मैं कितने किलोमीटर गया हूँ, 10 किलोमीटर गया हूँ, तो क्या लग जाएंगे 10 × y, और टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 105 रुपए, राइट। फिर 15 किलोमीटर, यानी x तो देना ही है, प्लस अलग से 15 किलोमीटर का 15y, और कितना हो गया बच्चे, 155 बच्चे मुझे पे करना पड़ेगा, ठीक है। इनको सॉल्व करके भाई x की वैल्यू फाइंड कर लेना, y की वैल्यू फाइंड कर लेना। फिर बाद में इसने अलग से एक चीज और पूछी है, क्या पूछा बेटा, नाउ फाइंड द डिस्टेंस फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ट्रेवल करनी हो तो 25, नाउ फॉर द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर चार्जेस कितने हो जाएंगे बच्चे, चार्जेस x तो देने ही होंगे, और 25 किलोमीटर के बेटा y रुपए के हिसाब से, तो जो भी x की वैल्यू निकली होगी और y की वैल्यू निकली होगी बेटा उसको यहाँ पे आप लोगों ने पुट कर देना, आपका आंसर आ जाना है बच्चे। ओके, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, जरा देखते हैं बेटा। ओके, बोला गया बच्चे, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to the both numerator and denominator. Okay, if 3 is added to the both numerator and denominator it becomes 5/6। देखो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है बेटा, फ्रैक्शन। तो देखिए याद रखिए जो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं
लेट कर लेना बेटा, लेट फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स बाय वाई, यानी कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो x है और जो हमारा डिनोमिनेटर है हमारे लिए कितना है, y। ठीक है, फ्रैक्शन को मैंने मान लिया, फ्रैक्शन को बेटा मैंने मान लिया x बाय वाई। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। केस वन सबसे पहले क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 9/11 बन जाएगी। कब, अगर क्या करें, इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी कि इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो इसने 9/11 बन जाना है। फिर आगे क्या बोलता है कि इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस x के और इस y के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर क्या ऐड कर दें, 3 ऐड कर दें, इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। बच्चों बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन में बोला गया फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कब, अगर 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करो, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो, ठीक है। लेकिन अगर हम 3 ऐड करें न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में, तब वो फ्रैक्शन क्या बनेगी, तब उसने बनना है कितना, 5/6। ओके, जैसे देखो अलग अलग फ्रैक्शन होती है, जैसे मैं अगर आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखता हूं 3/1, ठीक है, अभी इसका आंसर 3 है सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसके न्यूमरेटर में भी 1 प्लस कर दो, डिनोमिनेटर में भी +1 कर दो, तो क्या बन जाएगा 4/2। और देखो आपका आंसर क्या आ गया, 2। फ्रैक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ छेड़छाड़ करोगे यार, तो उस सिचुएशन में फ्रैक्शन के साथ भी तो छेड़खानी होगी ना, आंसर तो चेंज होगा ही। तो यहाँ पर एक बार आंसर 9/11 बनता है और एक बार आंसर 5/6 बनता है। अब जरा देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो भाई, 11 इंटू एक्स प्लस 2, 11x प्लस 22, नाउ 9 इंटू वाई प्लस 2, 9y प्लस 18, नाउ 11x माइनस का 9y, 18 से 22 माइनस किया तो क्या बनेगा, -4, राइट, ठीक है। और यहाँ पे बेटा सेम चीज यहाँ करेंगे, अब हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 6x प्लस 18 और 5 इंटू में y प्लस 15, तो ये बनेगा 6x माइनस में 5y, और 15 से 18 माइनस किया बच्चे, तो आपका आंसर आ जाएगा -3। तो देख लेना कैलकुलेशन की, अगर मेरी कोई मिस्टेक ना हो तो बेटा तरीका इसका यही है, ठीक है जी, इसको चेक कर लेना एक बार। 11x माइनस 9y 18 ठीक है, तो 6x 18 5y 15, ठीक है यार, ओके। चलिए तो गाइस ये भी हो गया, अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया, ये एज वाला क्वेश्चन, लास्ट पार्ट रह गया बेटा इसका, एज वाला क्वेश्चन। अब जरा इसको देखते हैं फटाफट से बेटा। हाँ जी बच्चे, फिर 6 पार्ट क्या बोला गया इसमें, करा भाई कि 5 ईयर हेंस बाद द एज ऑफ जैकब विल बी थ्राइस द टाइम्स, 3 times दैट ऑफ हिज सन। ओके भाई, यहाँ पे एक फादर की बात हो रही है, एक सन की बात हो रही है, ठीक है। जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं ना यार, तो उस सिचुएशन में तुम ना उनकी आज की एज को लेट कर लो, एक्स और वाई, आज की एज, ठीक है। तो लो भाई लेट कर लिया, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स, ठीक है जी, और जो सन है, जो सन है उसका, उसकी एज मान लेते हैं वाई, एक्स ईयर्स एंड वाई ईयर्स। फादर कौन है, जैकब। 5 year hence the age of Jacob will be thrice 3 times the sun। ओके, आज से 5 साल के बाद जैकब की जो एज होगी वो उसके सन की एज से 3 गुनी हो चुकी होगी, यानी कि अगर मान लो सन है 15 का तो फादर पक्का 45 का हो चुका होगा, 3 times, ठीक है। तो पहले तो देखो यहाँ पे 2 केस बनेंगे, केस 1 लेके चलते हैं। केस 1 क्या है कि आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर्स, बताइए फादर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर वो बन जाएगी
अभी x है, 5 साल के बाद क्या हो जाएगी? 5x मत बोल देना बेटा, बहुत मारूंगा वरना। x+5। बताइए सन की एज क्या हो जाएगी? आज y है, 5 साल के बाद सन की एज क्या हो जाएगी? y+5। ठीक है, फिर इसने एक बात बोली कि जो फादर है जैकब, ही विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। जो फादर है वो सन का 3 गुना होगा। और बच्चे क्या गलती करते हैं, लो भैया x=3y मान लिया। अरे नहीं भाई, x=3y क्यों लिख दोगे? x तो आज की एज है। क्या हम आज की बात कर रहे हैं? हम तो 5 साल बाद की बात कर रहे हैं बेटा, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद बताइए फादर की एज कितनी है? x+5, x+5, और सन की एज कितनी? y+5। ठीक है, तीसरा बन जाना है x+5, 3y+15, x यही रहेगा, 3y को लेफ्ट में ले आओ, और 15 से माइनस किए 5, योर आंसर विल बी 10। ठीक है, ये था अपन का केस 1 भाई लोग, ये था अपन का केस 1। अब चलते हैं केस 2 पे। अब चलते हैं केस 2 पे। केस 2 क्या है? 5 year ago जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स ऑफ हिज सन। अब 5 साल पहले की बात कर रहा है केस 2। केस 2 क्या? 5 year ago। बताइए 5 साल पहले जैकब की एज क्या रही होगी? तो तुम बोलोगे आज क्या है? आज तो x है। 5 साल पहले कितना? x-5 years। बताइए सन की एज क्या रही होगी? आज y है, तो 5 साल पहले कितना? y-5 years। राइट। क्या बोलता है कि जो जैकब था, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स। जो जैकब था भाई लोग, वो 7 टाइम्स था किसका? अपने सन का। तो गाइस ये अब सिंपल हो चुका है। जैकब की जगह आप x-5 लिख देंगे, सन ब्रैकेट के अंदर लिखना y-5। ब्रैकेट का यूज जरूर करना भाई, ठीक है। तो x-5 ये बनेगा 7y माइनस में 35, सो बनेगा x-7y माइनस 35 प्लस 5, दिस विल बी -30। राइट। तो गाइस दो इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी हैं। इन दो इक्वेशन को बेटा आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ में आई होगी। मैंने इसके सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। ओके, तो बेटा आज की क्लास को बेटा यहीं पे मैं ओवर कर रहा हूँ। ये हमारा 3.3 पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे बेटा कमेंट करना, और बेटा वीडियो को ना लाइक जरूर कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। मैं डेली आप लोगों के लिए नए वीडियोस बना रहा हूँ 10th क्लास के लिए, और जब तक कि लॉकडाउन है बेटा मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाते रहूंगा। 10th क्लास का मैं पूरा कवर कर रहा हूँ यहाँ पे यार, ठीक है। तो चलिए ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं आप लोगों से, टाटा बाय बाय।